चलो फटाफट से शुरू करते हैं सीपीआर के बारे में। सीपीआर में क्या हुआ, एडल्ट आपने देखा पेशेंट को क्या आया, वीएफ आ गया, वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन है। तो आपको क्या करना था, मैंने बताया वार्ड में पेशेंट है तो सीपीआर करोगे, आईसीयू में पेशेंट है तो फटाफट से क्या करोगे, डीफेप दोगे, ठीक है। और डीफेप देने के बाद में फटाफट से सीपीआर शुरू करना होता है। चलो एडल्ट का यहाँ पे बात करते हैं। एडल्ट एडल्ट के अंदर क्या रेशियो रहेगा, तो एडल्ट के अंदर 30:2 रहेगा, ठीक है। कंप्रेशन वेंटिलेशन का रेशियो एडल्ट के अंदर कितना रहेगा, 30:2। इसके अंदर आपको क्या है, 100 to 120 कंप्रेशन होता है। कितना होता है, 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट देना होता है। कितना होता है, 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट देना रहेगा। और ब्रीथिंग की बात करें तो ब्रीथिंग 10 ब्रीथ कितना होता है यहाँ पे, 10 ब्रीथ 10 ब्रीथ पर मिनट यहाँ पे देना रहेगा। क्वेश्चन ये आएगा एग्जाम्स के अंदर, 10 ब्रीथ पर मिनट दे रहे हैं तो कितना हो गया, 6 to 8 सेकंड। कितने हो गए, 6 to 8 सेकंड। 6 to 8 सेकंड के अंदर पर ब्रीथ हो गई। पर ब्रीथ कितने पे आ गई, 6 to 8 सेकंड। क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर क्या, 6 to 8 सेकंड पर ब्रीथ। एक ब्रीथ जो होती है आपको कितनी देनी होती है, 6 to 8 सेकंड पर ब्रीथ से देनी रहेगी, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एडल्ट के अंदर 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट रहते हैं, 10 ब्रीथ पर मिनट रहती है और 6 to 8 सेकंड पर ब्रीथ हो गया, ठीक है। तो ये बात करते हैं आपका एडल्ट एडल्ट के अंदर हो गया। अब रेस्क्यूर की बात करते हैं। यहाँ पे चाहे वन रेस्क्यूर क्या हो गया, चाहे यहाँ पे 1 रेस्क्यूर है चाहे 2 रेस्क्यूर है तो भी आपका यहाँ पे रेशियो क्या रहेगा, 30:2 ही रहेगा। कितना, एडल्ट के अंदर 1 रेस्क्यूर 2 रेस्क्यूर दोनों का रेशियो क्या रहेगा, 30:2 रहेगा। नेक्स्ट यहाँ पे जो आर्टरी होती है वो कौन सी आपको देखनी होती है पल्स के लिए। यहाँ एडल्ट के अंदर कौन सी, कैरोटिड आर्टरी को चेक करना रहेगा। कौन सी, कैरोटिड आर्टरी को यहाँ पे चेक करना रहेगा, ठीक है। नॉट मोर देन 10 सेकेंड, बहुत ज्यादा एग्जाम्स के अंदर क्वेश्चन है, नॉट मोर देन 10, ठीक है। नॉट मोर देन 10 सेकेंड यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, नॉट मोर देन 10 सेकेंड ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये था आपका किसके बारे में, सीपीआर में आपको ध्यान रखना है कितना, 100 to 120 कंप्रेशन पर मिनट देना है, 10 ब्रीथ पर मिनट से देना है और 6 to 8 सेकेंड पर ब्रीथ रहेगा। एग्जाम्स में क्वेश्चन आया हुआ है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये हो गया एडल्ट एडल्ट के अंदर रेशियो हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं चिल्ड्रन के अंदर। चिल्ड्रन की बात करें, चिल्ड्रन में रेशियो रहेगा सिंगल रेस्क्योर, क्या है, बचाने वाला एक ही है। सिंगल रेस्क्योर है तो क्या रहेगा, 15 सॉरी सिंगल रेस्क्योर है तो 30:2 रहेगा। सिंगल रेस्क्योर में 30:2 रहेगा। डबल रेस्क्योर है ना, 2 रेस्क्योर है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 15:2 हो जाएगा बच्चे के अंदर, ठीक है। 2 रेस्क्योर में 15:2। यहाँ पे चिल्ड्रन के अंदर पल्स कौन सी करनी है आपको, कैरोटिड कैरोटिड और फिमोरल, है ना। कैरोटिड और फिमोरल, कैरोटिड नहीं हो तो फिमोरल पे आप जा सकते हैं। लेकिन अगर आपके यहाँ पे क्या है, इन्फेंट है, इन्फेंट के केस में क्या चेक करना रहता है, ब्रेकियल। इन्फेंट के केस में क्या चेक करना रहेगा, ब्रेकियल। ये आपको ध्यान रखना है, इन्फेंट के केस में आपको ब्रेकियल। हाँ, कितने साइकिल के बाद में जो सीपीआर होता है आप उनको चेंज करेंगे, तो 2 मिनट और 5 साइकिल का ध्यान रखना है। कितना रखना है, 2 मिनट एंड 5 साइकिल जो होते हैं। रेस्क्यू और चेंज कितने में होता है, तो 5 साइकिल। सीपीआर के केस में आपका क्या रहेगा, 2 मिनट। 2 मिनट के अंदर आपको कितने 5 साइकिल कंप्लीट करना है। 2 मिनट में कितने करने हैं, 5 साइकिल कंप्लीट करने हैं, ठीक है। और 5 साइकिल के बाद में स्विच पोजीशन। स्विच पोजीशन का मतलब होता है कि आपको वहां पे जो रेस्क्यू है उसको चेंज होना होता है, ठीक है। तो 2 मिनट में कितने साइकिल कंप्लीट करने हैं, 5 साइकिल आपको वहां पे कंप्लीट करने रहेंगे, ठीक है। तो ये चीज आपको वहां पे ध्यान रखनी है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अब एडवांस एयरवे। जब पेशेंट पे क्या है, एडवांस एयरवे। एडवांस एयरवे का मतलब क्या होता है, एडवांस एयरवे का मतलब ये होता है कि जो पेशेंट है वो किस पे है, या तो ईटी पे है या फिर ट्रेकियोस्टोमी पे है, ठीक है। मतलब उसको एयरवे पे डाला हुआ है, एडवांस एयरवे पे। तो एडवांस एयरवे पे जब पेशेंट रहता है तब उसकी ब्रीथिंग कितना होता है, तो एडवांस एयरवे जो रहेगा उस समय उसका ब्रीथिंग कितना रहेगा, तो वो रहेगा 8 to 10 ब्रीथ पर मिनट। वही है, एडवांस एयरवे में भी आपका क्या रहेगा, 8 to 10 ब्रीथ पर मिनट। ये भी आपको चीजें ध्यान रखनी है। एडवांस एयरवे पे होता है तब भी उसका कितना रहेगा ब्रीथिंग, 8 to 10 ब्रीथ पर मिनट। अब एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज ये होती है क्या, कि अवॉइड हाइपर वेंटिलेशन।
अवॉइड हाइपर वेंटिलेशन। हाइपर वेंटिलेशन को अवॉइड करना होता है। अपन क्या करते हैं, जैसे ही आपने पेशेंट को सीपीआर देना शुरू करता है तो एक भाई तो दम से दबाता जाएगा और दूसरा वाला क्या करेगा, फटाफट से एम्बू करता जाएगा। तो ये क्या है, ये हाइपर वेंटिलेट कर रहे हैं आप उसको, और ये इफेक्टिव सीपीआर नहीं है ना, ये इफेक्टिव सीपीआर नहीं होता है। तो आपको क्या है, एक जिस जो रेशियो बना रखा होता है उसी रेशियो में आपको क्या है, सही तरीके से चीजें करनी होती है। तो अवॉइड हाइपर वेंटिलेशन। अब हाइपर वेंटिलेशन करते हैं तो उससे क्या हो जाता है, जब हाइपर वेंटिलेशन करते हैं तो अपन क्या कर रहे हैं, थोरेसिक प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। क्या कर रहे हैं, थोरेसिक प्रेशर को बढ़ा रहे हैं। अपने को पता है लंग्स जो होते हैं, लंग्स, इन लंग्स के बीच में क्या होता है, लंग्स है, इन लंग्स के बीच में होता है मीडियास्टिनम, और मीडियास्टिनम हार्ट यहाँ होता है। तो अपन क्या कर रहे हैं, इन लंग्स को फुला रहे हैं ना, अंबू कर रहे हैं ज्यादा तो लंग्स ज्यादा फूल रहे हैं। तो क्या करेगा, ये तीन चीजें करवाते हैं। क्या क्या तीन चीजें करवाएगा, सबसे पहला डिक्रीज वीनस रिटर्न। वीनस रिटर्न क्या होगा, कम होगा, है ना। अगर इंट्राथोरेसिक प्रेशर बढ़ेगा तो जो इंफीरियर वेना के बाद सुपीरियर वेना के बाद जो ब्लड लेके आ रही है वो यहाँ पे पहुंच पाएगा क्या, नहीं होगा ना। तो डिक्रीज वीनस रिटर्न होगा, और क्या होगा, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट। कार्डियक आउटपुट भी कम कम होगा। जब कार्डियक आउटपुट कम होगा तो परफ्यूजन सही तरीके से होगा क्या, नहीं होगा। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। और डिक्रीज क्या हो जाएगा, डिक्रीज वीनस रिटर्न, डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, और क्या है, CO2। CO2 है उसका भी वो सही तरीके से क्या क्या है, चीजें सही नहीं रहेगी, तो CO2 के मामले में भी दिक्कत आ जाएगी। अब क्या होगा, CO2 से एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, क्या है कि EtCO2। EtCO2 क्या होता है, EtCO2 आपका कैप्नोग्राफी, है ना। कैप्नोग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे आप क्या कर रहे हैं, किसी पेशेंट को इंटूबेट कर रहे हैं, है ना। जो कोविड के केस के अंदर कैप्नोग्राफी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप कोविड के केस के अंदर स्टेथ लगा के उन चीजों को हार्ट साउंड मतलब बहुत मुश्किल से ऑस्कल्टेट होता है। तो आप क्या करोगे, कैप्नोग्राफी का यूज करोगे। कैप्नोग्राफी में क्या होगा, आप कैप्नोग्राफी जब आपने कनेक्ट कर लिया है तो आप मॉनिटर्स में क्या देखोगे, मॉनिटर्स के अंदर CO2 का लेवल देखोगे। तो जो CO2 के लेवल से आपको पता चलेगा कि जो जो ट्यूब का प्लेसमेंट है वो सही है कि नहीं है। तो क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम्स के अंदर कि ट्यूब के प्लेसमेंट को देखने के लिए आपके पास में क्या क्या ऑप्शन रहेंगे। तो आपके पास में क्या ऑप्शन, कैप्नोग्राफी का ऑप्शन आपको करेक्ट करना है वहां पे। चलिए यहाँ पे बात कर रहे थे अवॉइड हाइपरवेंटिलेशन। हाइपरवेंटिलेट नहीं करना है पेशेंट को। अगर पेशेंट हाइपरवेंटिलेट हो गया तो क्या किया आपने, CO2 को वॉश आउट कर दिया। क्या किया, CO2 को वॉश आउट कर दिया, जो क्या था, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट होता है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। इसलिए आपको क्या करना है, हाइपरवेंटिलेट नहीं करना है, हाइपरवेंटिलेट नहीं करना है, ठीक है। रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट कौन होता है, CO2 होता है। तो CO2 आपका क्या होता है, रेस्पिरेटरी स्टिमुलेंट। तो यहाँ पे आपको हाइपरवेंटिलेशन नहीं करना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है इस केस के अंदर। वेव फॉर्म कैप्नोग्राफी, अभी जो मैंने बताया वेव फॉर्म कैप्नोग्राफी, उसका यूज करना है। अगर यहाँ पे मैं बात करूं EtCO2 का जो लेवल है, EtCO2 है वो कितना, बिलो 10 mmHg आ गया। कितना आ गया, बिलो 10 mmHg। EtCO2 का लेवल कितना हो गया है, बिलो 10 mmHg हो गया है आफ्टर 20 मिनट। मतलब आपने 20 मिनट का इफेक्टिव सीपीआर शुरू किया था, आपने 20 मिनट का इफेक्टिव सीपीआर शुरू किया था, लेकिन आपने देखा आफ्टर 20 मिनट्स जो EtCO2 का लेवल है वो कितना है, बिलो 10 mmHg है। मतलब आपके सीपीआर का कोई मतलब नहीं है ना। EtCO2 अगर 10 से कम आ रहा है इसका मतलब आपके सीपीआर इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। हाँ, CO2 वॉश आउट होगी तो रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस होगा। हाँ, रेस्पिरेटरी एल्किलोसिस होगा, लेकिन यहाँ पे अपन क्या कर रहे हैं, यहाँ पे ये केस अपन थोड़ा बाद में देखेंगे। यहाँ पहले उसका क्या कर रहे हैं, उसकी जान बचा रहे हैं कि अगर CO2 अंदर बची रहे तो क्या करेगा, उसका वापिस आने का चांसेस ज्यादा होते हैं। लेकिन अगर उसकी CO2 10 से भी कम हो गई है, इसका मतलब क्या हो गया, जो आपका सीपीआर है वो इफेक्टिव नहीं है, ठीक है। तो ये आपको चीजें ध्यान रखनी है। अब बात करते हैं मेडिसिन के बारे में। इमरजेंसी मेडिसिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स के अंदर। इमरजेंसी मेडिसिन, है ना, इमरजेंसी मेडिसिन, एड्रेनलिन के बारे में बात करते हैं। इसके बारे में एड्रेनलिन, इमरजेंसी मेडिसिन एड्रेनलिन, है ना। एड्रेनलिन से क्वेश्चन आएगा, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका। एड्रेनलिन से क्या आएगा,
एड्रिनलिन आपको क्या पूछते हैं, एड्रिनलिन का रेशियो पूछते हैं। क्या पूछते हैं? एड्रिनलिन का रेशियो क्या पूछता है एग्जाम्स के अंदर दोस्तों, कि आपका नॉर्मल आप इमरजेंसी रिससिटेशन, इमरजेंसी रिससिटेशन के अंदर आपका एड्रेनलिन का रेशियो क्या रहेगा। तो नॉर्मली अगर अपन देखें तो कितना आता है, 1:1000 इक्वल टू 1 mg। 1 mg का एम्पूल आता है और उसके अंदर 1:1000 होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये नीट है, एम्पूल कैसा है, नीट है। आप इसको ऐसे नहीं देना, आपको क्या करना है, इसको 9 ml NS में डिजोल्व करना है। क्या करना है, 9 ml NS में डिजोल्व करोगे तो अब कितना हो गया, टोटल 10 ml हो गया। तो ये रेशियो बन गया आपका 1:10,000। क्वेश्चन यही आ रखा है एग्जाम्स के अंदर, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, लोग बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इमरजेंसी में कौन सा रेशियो यूज करते हैं। 3 बार कंटिन्यूएशन में क्वेश्चन पूछा गया, किसी को समझ में नहीं आया चीजें क्या है। तो आपको क्या करना है, 1:10,000 के रेशियो में यूज चीजें, आपको इंपॉर्टेंट चीजें शुरू कर देनी है। इमरजेंसी रिससिटेशन में क्या रेशियो काम में लेंगे, इमरजेंसी रिससिटेशन 1:10,000। चलो एक बार फिर से बताते हैं क्या, एड्रिनलिन, इमरजेंसी मेडिसिन में एड्रिनलिन के बारे में देख रहे हैं। एड्रिनलिन जो होगा इमरजेंसी रिससिटेशन में यूज आने वाली ड्रग है, और इसका जो रेशियो है 1:1000, ये इक्वल टू 1 mg। एक 1 mg का जो एम्पूल होता है ना, एक 1 mg का जो आपके पास में एम्पूल है, इस एम्पूल के अंदर क्या है, 1 mg का एम्पूल है, इस 1 mg एम्पूल के अंदर 1:1000 पड़ा है, 1:1000 पड़ा है। ठीक है, आपको इसको क्या करना है, 9 ml NS और मिला देनी है। क्या करना है, 9 ml NS और मिला देनी है। जब 9 ml NS मिल जाएगा तो कितना बन जाएगा, 10 ml बन जाएगा। आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आप क्या करोगे, इमरजेंसी के अंदर आप कैसे करते हैं, आईवी एडमिनिस्टर करते हैं। तो आईवी एडमिनिस्ट्रेशन के लिए आपके पास में कितना हो गया, अब 1:10,000 में हो गया। कितना हो गया, 1:10,000 में। तो आपको 1:10,000 यूज करना होता है इमरजेंसी रिससिटेशन के केस में। एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है 3 से 4 बार, तो आपको स्पेशली ध्यान रखना है इमरजेंसी रिससिटेशन 1:10,000। अब बात करते हैं इसी को, है ना, कि आईएम देना है पेशेंट, क्या कोई एनाफिलेक्टिक शॉक वगैरह चीजें होती है, उसमें एड्रिनलिन को आईएम देना रहेगा। तो आईएम जो देते हैं उसका डोज क्या रहेगा, तो एड्रिनलिन जो अपन आईएम देते हैं उसका डोज भी क्या रहेगा, 1 mg रहेगा। क्या रहेगा, आईएम का 1 mg, आप यहाँ पे 1:1000, क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम्स के अंदर, 1:1000 का जो रेंज है ये आईएम के लिए है। क्या है, आप यहाँ पे आईएम दे सकते हैं ये, तो ये आईएम का हो गया। ठीक है, अब बात करते हैं बच्चों के अंदर, ये तो एडल्ट में हो गया रिससिटेशन, बच्चों के अंदर आप किस तरीके से दोगे। तो बच्चों में क्या है, ये तो इस तरीके का तो आपको यूज करना है। ठीक है, अब आपको बच्चों के अंदर बात करते हैं, तो जो बच्चों में रहेगा वो एड्रेनालिन कितना यूज करना होता है और एडल्ट में कितना यूज है। तो रेशियो तो आपने बना लिया कि ये यूज करना है, लेकिन आपका जो एडल्ट के अंदर किस तरीके से यूज करना है, तो वो आपका कितना, 1 mg, 1 mg देना है इन 3 to 5 मिनट, एवरी 3 to 5 मिनट, इन एवरी 3 to 5 मिनट 1 mg, इस रेंज में अंदर ये रेशियो होना चाहिए आपके पास में 1 mg। तो 1 mg पूरा है, ये इस तरीके से आपको देना है 10 ml में, मतलब 1 mg को 10 ml में डाइल्यूट किया तो क्या 9 ml NS मिला के किया तो 1:10,000 का रेशियो, ये 1 mg आपको इन एवरी 3 to 5 मिनट्स देना है। कहाँ, जब सीपीआर चल रहा है, उस पेशेंट का रिससिटेशन चल रहा है उस केस के अंदर। लेकिन अगर अपन बच्चों की बात करें, इसमें पीडिया की डोज क्या है, पीडियाट्रिक का डोज क्या है एड्रिनलिन का, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, 0.01 mg पर केजी, 0.01 mg पर केजी, ये आपको पीडियाट्रिक का डोज ध्यान में रखना है। पीडियाट्रिक का डोज क्या रहेगा, 0.01 mg पर केजी, 0.01 mg पर केजी, ये किसका है, पीडियाट्रिक का डोज आपको ध्यान रखना है। ठीक है, तो इन चीजों के अंदर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, ये तो एड्रेनालिन हो गया। अब नेक्स्ट बात करते हैं किसका, एड्रेनालिन के रेशियो। एड्रेनालिन में चीजें क्लियर है, इमरजेंसी रिससिटेशन आईवी देना है 1:10,000। ठीक है, इमरजेंसी रिससिटेशन आईएम देना है 1 mg 1:1000। ठीक है, पीडिया के अंदर
वही है, यही यूज करना, यही रेशियो यही यूज करना है पीडीएम में भी। 1:10,000 यूज रेशियो पीडीएम में भी यूज करना है, लेकिन देना कितना है 0.01 mg पर केजी के हिसाब से देना है। ठीक है, 0.01 mg पर केजी के हिसाब से पीडीएम के अंदर रहेगा। चलिए, तो ये आपका कंप्लीट हो गया चीजें। ठीक है, बता दीजिए फटाफट से, समझ में आ गया सबको? जो जो देख पा रहे हैं फटाफट से एक बार यस लिख दीजिए। वेरी गुड, फटाफट से। ओहो, चलो बढ़िया। तो रेशियो सबको याद हो गया, इसका मतलब है ना। इमरजेंसी रिससिटेशन 1:10,000, 1:10,000 इमरजेंसी रिससिटेशन। ठीक है। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं कार्ड्रॉन अमियाड्रॉन। कौन सी ड्रग बात करते हैं? अमियाड्रॉन जो क्या होती है, अमियाड्रॉन ड्रग कौन सी, जो आपकी क्या है एंटी डिस्यूमिक ड्रग होती है अमियाड्रॉन। उसका इमरजेंसी रिससिटेशन के अंदर उसका डोज क्या रहता है? अमियाड्रॉन का डोज रहता है 300 mg। कितना रहता है? 300 mg। एडल्ट के अंदर आपको कितना 300 mg देना रहेगा। कितना? 300 mg। ये पहला डोज है जब आप दे रहे हैं पेशेंट को। और ये डोज कब देना होता है? जब वीटी और वीएफ चल रहा होता है ना। आप इमरजेंसी रिससिटेट कर रहे हैं, पेशेंट को वीएफ आ रखा है, उस कंडीशन में भी आपको साथ में क्या है एंटी डिस्यूमिक ड्रग कितना देना रहेगा 300 mg देना रहेगा। और उसके बाद में अगर सेकंड डोज दोगे तो वो कितना होगा 150 mg। इनमें से क्वेश्चंस बनेंगे, इनमें से क्वेश्चंस बनेंगे एग्जाम्स के अंदर। ठीक है, आपका पहला डोज इमरजेंसी रिससिटेशन के अंदर वीएफ के केस में वीएफ आ रखा है, पेशेंट को सीपीआर चल रहा है, रिससिटेशन चल रहा है, अमेडोन की डोज क्या रहेगी 300 mg। उसके बाद में नेक्स्ट जो डोज रहेगी वो कितनी रहेगी 150 mg। कितनी रहेगी 150 mg। तो ये आपको ध्यान में रखना है। और अवॉइड हाइपर वेंटिलेशन, ओवर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन अवॉइड करना है। हाइपर वेंटिलेशन का मतलब क्या हो गया, एक भाई तो क्या कर रहा है फटाफट फटाफट से सीपीआर कर रहा है और दूसरा फटाफट से एम्बू कर रहा है। ज्यादा एम्बू नहीं करना है, ज्यादा एम्बू करोगे तो CO2 को वॉश आउट कर रहे हो, आपका इफेक्टिव सीपीआर इफेक्टिव नहीं है। आपका रेशियो वो उसी तरीके से होना चाहिए जिस तरीके से गाइडलाइन कह रही है। ठीक है, चलो। नेक्स्ट एक क्वेश्चन ये आता है एग्जाम्स के अंदर, अकॉर्डिंग टू BLS बेसिक लाइफ सपोर्ट के अकॉर्डिंग आपका जो मतलब किस तरीके से रहेगा, किस तरीके से क्या कि कंप्रेशन एयरवे ब्रीदिंग रहेगा कि एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन रहेगा कि किस तरीके से रहेगा। तो BLS के अकॉर्डिंग आपका CAB होता है ना, सर्कुलेशन एयरवे ब्रीदिंग। क्वेश्चन आ रखा है पिछली बार एग्जाम्स के अंदर, इस बार भी कंप्लीटली चांस है इसके आने के कि BLS के अकॉर्डिंग आपका किस तरीके से रहेगा। तो सर्कुलेशन एयरवे ब्रीदिंग ये बेसिक लाइफ सपोर्ट के अकॉर्डिंग ये रहता है। लेकिन अगर ट्रॉमा के केस में अगर अपन बात करें, ट्रॉमा के केस में आपका ABCDE रहेगा। ट्रॉमा के केस में क्या रहेगा ABCDE, ऑलवेज ABCDE। हमेशा एयरवे को प्रायोरिटी देना है। किसको देना है? एयरवे को प्रायोरिटी। आपके पास में पेशेंट अगर आ जाए ब्लीडिंग बहुत ज्यादा हो रहा है, आप कॉन्शियस आप क्या चीजें कैसे देखोगे, है ना। उसके लिए भी मैंने ट्रॉमा के वीडियोस के अंदर सारी चीजें बता रखी है ना। तो वो सारी चीजें आपको एक बार ट्रॉमा के वीडियोस देख लेंगे तो आपको ABCDE के बारे में पता चल जाएगा कि हमेशा एयरवे को प्रायोरिटी ज्यादा देनी होती है। अगर सिंगल रेस्पिरेटर होता है तो हमेशा एयरवे को प्रायोरिटी दो। सर्कुलेशन चाहे कहीं ब्लीड कितना कर रहा हो उसका कोई आपको ध्यान नहीं, सबसे पहले आपका क्या होना चाहिए एयरवे होना चाहिए, फिर ब्रीदिंग, फिर सर्कुलेशन। फिर ये भी आपको सीक्वेंस में सारी चीजें याद होनी चाहिए, एयरवे ब्रीदिंग सर्कुलेशन डिसेबिलिटी और इन्वायरमेंटल एक्सपोजर, या फिर ये इन्वायरमेंटल एक्सपोजर या फिर ये कंटिन्यूअसली साइमल्टेनियसली जो पूरे ABCD के अंदर चल रहा होता है, इन्वायरमेंटल कंट्रोल या फिर एक्सपोजर। ठीक है, जिसमें आपको हाइपोथर्मिया से पेशेंट को प्रिवेंट करना होता है। ये ABCD किस केस में? ट्रॉमा के केस में। BLS के केस में क्या रहेगा? CAB रहेगा। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइडेक्स। तो ये आपका जो कॉमन चीजें थी वो मैंने आपको ये बता दी, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो CPR में जो नई चीजें आपकी एड्रेनलिन का रेशियो क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो क्वेश्चन पूछते हैं एग्जाम्स में, है ना। तो आपको ये सारी चीजें अच्छे से पता होनी चाहिए। चलो नेक्स्ट अपन बात करते हैं साइडेक्स। क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर,
क्या? साइड एक्स के बारे में। साइड एक्स आपको क्या है, कितना आता है 2.45 या फिर ये 2.2% में क्या आता था, ग्लूटरेल्डिहाइड। आजकल साइड एक्स आपको पता है कहाँ कहाँ यूज में किया जाता है। साइड एक्स से कहाँ क्या क्या चीजें, सबसे पहले तो ये सारे जो स्कोप होते हैं ना, ब्रोंकोस्कोप वगैरह, ब्रोंकोस्कोप, एंडोस्कोप, ये सारे यहाँ पे क्या करने के लिए, ब्रोंकोस्कोप, एंडोस्कोप, ये सब डिसइंफेक्ट करने के लिए ये सारी चीजें आप काम में लेते हैं, क्या साइडेक्स काम में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद में जो साइडेक्स का टाइम पूछा गया था पिछली बार कि जो साइडेक्स है उसको कितने दिन तक यूज में लिया जाता है। साइडेक्स का टाइम होता है 14 डेज। कंफ्यूज नहीं होना है, अदर क्लासेस पता नहीं क्या क्या बता रही है, 28 बता रही, ये बता रही, वो बता रही, आपको कितना ध्यान रखना है, 14 डेज। यही राइट आंसर है, क्या है, यही राइट आंसर है साइड एस के केस में। साइड एस जो आपका ग्लूट्रेल्डिहाइड 2%, 2.45% जो भी आता है उसका जो टाइम है वो 14 डेज का है। एग्जाम्स में आए तो 14 डेज ही करना है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना। हाँ, ट्यूब एंड रबर कैथेटर सारे इसी में आप क्या कर सकते हैं, डिसइंफेक्ट कर सकते हैं। तो स्पेशली जो पूछा जाए ब्रोंकोस्कोप, एंडोस्कोप वगैरह पे यहाँ पर साइडेक्स यूज में लिया जाता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है साइड एक्स के केस में। चलो, अब एक क्वेश्चन आपका फ्लूइड शिफ्टिंग से बता देते हैं, है ना। बहुत ज्यादा जो रहता है कंफ्यूजन वो फ्लूइड शिफ्टिंग वाला रहता है। बहुत सारे लोगों को फ्लूइड शिफ्टिंग का रहेगा। तो फ्लूइड में क्या है आपके पास में, फ्लूइड फ्लूइड पहला एक होता है हाइपरटोनिक फ्लूइड, क्या होता है हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक क्या होता है ना, हाइपरटोनिक फ्लूइड, हाइपोटोनिक फ्लूइड, है ना। एक होता है आइसोटोनिक फ्लूइड, आइसोटोनिक फ्लूइड, ठीक है। चलो, तो ये फ्लूइड देखने से पहले आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ऑस्मोसिस का फंडा पढ़ना पड़ेगा। क्या पढ़ना पड़ेगा, ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस क्या होता है और डिफ्यूजन क्या होता है, फटाफट से देख लेते हैं ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन। ऑस्मोसिस क्या है, ऑस्मोसिस का मतलब क्या है कि आपका यहाँ पे लोअर कंसंट्रेशन, लोअर कंसंट्रेशन से आप कहा जा रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन की ओर। लोअर कंसंट्रेशन से कहा जा रहे हैं, हायर कंसंट्रेशन की ओर, विथ क्या, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, विथ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ये ध्यान होता है ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ जाते हैं विथ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। और डिफ्यूजन में क्या होता है, हायर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से कहां जाते हैं, लोअर कंसंट्रेशन में जाते हैं। जैसे एग्जांपल परफ्यूम का, कोई परफ्यूम लगा रहा है मतलब क्या, उसके पास में हायर कंसंट्रेशन है और सराउंडिंग में लोअर है, तो वो सब जगह फैलेगा। तो ये क्या हो गया, डिफ्यूजन का एग्जांपल। डिफ्यूजन का एग्जांपल कहां देखने को मिलता है, अपना गैसियस एक्सचेंज, अपने लंग्स में, है ना। लंग्स के अंदर गैसियस एक्सचेंज और टिश्यू सेल के बीच में भी जो गैसेस एक्सचेंज रहता है वो किसके थ्रू होता है, डिफ्यूजन के थ्रू होता है। अब यहाँ ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस अपन कहा होता है फ्लूइड शिफ्टिंग। तो ऑस्मोसिस देखने के लिए आपको दो तीन प्रेशर पढ़ने पड़ेंगे फटाफट से। कौन कौन से प्रेशर, एक है आपका ऑन्कोटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर, एक है आपका हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, ऑन्कोटिक प्रेशर और हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर। तो यहाँ पे मैं बात करूं क्या होगा, ऑन्कोटिक प्रेशर और हाइड्रो, ऑन्कोटिक प्रेशर क्यों बना रहता है, क्योंकि अपने ब्लड वेसल के अंदर, अपने ब्लड के अंदर क्या होते हैं, प्रोटीन होते हैं। वो जो प्रोटीन होते हैं इस ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन करके रखते हैं। ऑन्कोटिक प्रेशर को मेंटेन कौन करके रखते हैं, प्रोटीन, एल्बुमिन और ग्लोबिन जो अपने ब्लड के अंदर होते हैं वो। उसके बाद में हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर का मतलब होता है जो हाइड्रो, हाइड्रो वर्ड फॉर वाटर, जो फ्लूइड अपने ब्लड वेसल के अंदर है उस फ्लूइड के द्वारा क्या होता है, अपने ब्लड वेसल पे प्रेशर लगाया जाता है, वो कौन सा होता है, हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर होता है। तो ये चीजें अपन बात कर रहे हैं किसके बारे में, ऑन्कोटिक प्रेशर।
इन दी केस अपनी बॉडी में क्या हो रहा है, एडिमा हो रहा है, क्या हो रहा है, एडिमा हो रहा है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम की बात करें, क्या है एग्जांपल देखते हैं आप, नेफ्रोटिक सिंड्रोम। तो नेफ्रोटिक सिंड्रोम में क्या होता है कि अपनी बॉडी से क्या होगा, प्रोटीन बाहर चला जाता है। नेफ्रोटिक सिंड्रोम में अपनी बॉडी से प्रोटीन बाहर जाता है। तो बॉडी से प्रोटीन बाहर जाता है तो क्या होगा, ऑन्कोटिक प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऑन्कोटिक प्रेशर क्या हो रहा है, कम। बॉडी से प्रोटीन बाहर जा रहा है तो ऑन्कोटिक प्रेशर क्या हो रहा है, कम हो रहा है। ऑन्कोटिक प्रेशर कम हो रहा है तो क्या होगा, ऑस्मोसिस काम करेगा यहाँ पे। और ऑस्मोसिस में क्या होता है, जैसे कि ये आपकी ब्लड वेसल्स, इस ब्लड वेसल्स के अंदर प्रोटीन थी बहुत सारी, ठीक है। ब्लड वेसल के अंदर जो फ्लूइड होता है उसको क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। क्या बोलते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। ब्लड वेसल का फ्लूइड क्या होता है, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड। और जो आपके टिश्यूज वगैरह में जो रहता है वो क्या होता है, इंट्रा सेलुलर। तो सेल्स के अंदर है वो क्या होता है, इंट्रा सेलुलर फ्लूइड, ठीक है। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड कौन सा होता है, जो ब्लड वेसल के अंदर है। और ब्लड वेसल के अंदर है, ब्लड वेसल में क्या होता है, ब्लड होता है और उसके अंदर क्या है, प्रोटीन होते हैं। तो मैंने यहाँ बताया नेफ्रोटिक सिंड्रोम के केस में क्या होते हैं, ये जो प्रोटीन है, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर ये जो प्रोटीन है वो क्या होते हैं, बॉडी से बाहर चले जाते हैं। तो बॉडी से बाहर चले गए तो यहाँ पे क्या हो गया, बॉडी से बाहर चले गए प्रोटीन, तो यहाँ पे क्या हो गया, ऑन्कोटिक प्रेशर क्या हो गया, ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज हो गया। जैसे ही ऑन्कोटिक प्रेशर डिक्रीज होता है तो इस प्रेशर की तुलना में यहाँ का जो प्रेशर है वो ज्यादा हो गया, मतलब इंट्रासेल्युलर का प्रेशर क्या हो गया, ज्यादा हो गया। किसके कंपैरिजन में, इसके कंपैरिजन में, है ना। ब्लड वेसल वाले के कंपैरिजन में यहाँ सेलुलर, इंट्रासेलुलर सेल्स और टिश्यू जो है इसका प्रेशर यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है। तो अब ये ऑस्मोसिस का फंडा लगेगा, प्रेशर मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, ठीक है। तो फंडा कौन सा काम करेगा, ऑस्मोसिस का फंडा काम करेगा। और ये जो ब्लड वेसल का फ्लूइड है वो कहाँ चला जाएगा, ये इंटरस्टिशियल स्पेस या इंट्रासेल्युलर स्पेस के अंदर आ जाएगा। कहाँ जाएगा, इंटरस्टिशियल स्पेस या फिर इंट्रासेल्युलर स्पेस के अंदर आ जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो गया, तो कैसे कह सकते हैं आप, एक्स्ट्रा सेलुलर जो फ्लूइड था वहां से इंट्रा सेलुलर में आ गया। कब आया, जब ऑन्कोटिक प्रेशर कम हुआ, है ना। अब क्या करना है, अब आपको क्वेश्चन क्या आता है एग्जाम्स के अंदर, क्वेश्चन ये पूछते हैं कि आपको क्या करना है, इंट्रा सेल्यूलर, आपको इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट से फ्लूइड को कहाँ भेजना है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट में। इंट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट से कहां भेजना है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर कंपार्टमेंट। एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब वेसल्स, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब वेसल्स, इंट्रा सेल्यूलर मतलब सेल एंड टिश्यू, सेल एंड टिश्यू। तो आपको फ्लूइड कहां से कहां भेजना है, आपको फ्लूइड इंट्रा सेल्यूलर से कहां भेजना है, एक्स्ट्रा सेल्यूलर के अंदर भेजना है। तो ठीक है, तो आपको कौन सा फ्लूइड देना पड़ेगा, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम्स के अंदर। तो आपको कौन सा फ्लूइड, फ्लूइड आपके होते हैं हाइपरटोनिक, हाइपरटोनिक जिसके अंदर कंसंट्रेशन ज्यादा होती है, दूसरा होता है हाइपोटोनिक जिसके अंदर कंसंट्रेशन कम होती है, ठीक है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं आपको फ्लूइड कहाँ से, इंट्रासेल्युलर से एक्स्ट्रा सेल्युलर में भेजना है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देना पड़ेगा। जब आप हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दोगे तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहाँ आएगा, वेसल्स के अंदर। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन क्योंकि अपन फ्लूइड देते हैं वो कहाँ जाता है, वेसल्स में जाता है। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कहाँ जाएगा, वेसल्स के अंदर। तो वेसल्स के अंदर जाएगा तो वेसल्स की कंसंट्रेशन ज्यादा होगी। जब वेसल्स की कंसंट्रेशन यहाँ पे ज्यादा हो गई तो किसकी तुलना में, इस इंट्रासेल्युलर की तुलना में इस एक्स्ट्रा सेल्युलर कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई। क्यों हो गई, क्योंकि अपन ने बाहर से हाइपरटोनिक फ्लूइड दिया जिसके अंदर कंसंट्रेशन ऑलरेडी ज्यादा थी, है ना। तो आपने हाइपरटोनिक फ्लूइड दिया तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ ये फ्लूइड आया तो कंसंट्रेशन ज्यादा हो गई, तो यहाँ कंसंट्रेशन ज्यादा होते ही जो इंट्रासेल्युलर के अंदर फ्लूइड पड़ा है वो यहाँ आ जाएगा, ठीक है। तो क्या हो गया, एडिमा कम हो जाएगा। तो ये चीज होती है, आपको अगर इंट्रासेल्युलर कंपार्टमेंट से सेल एंड टिश्यू से फ्लूइड को शिफ्ट कराना है एक्स्ट्रा सेल्युलर कंपार्टमेंट में या वेसल के अंदर फ्लूइड को शिफ्ट कराना है, एडिमा कम करना है, तो कौन सा फ्लूइड दोगे, फ्लूइड कौन सा दोगे आप, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा दोगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, कौन सा फ्लूइड दोगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दोगे। तो इंट्रासेल्युलर से एक्स्ट्रा सेल्युलर में फ्लूइड डालना है तो आपको हाइपरटोनिक सॉल्यूशन देना रहेगा, ठीक है।
ये आपको बात ध्यान रखनी है, ठीक है। तो अभी यही क्वेश्चन आएगा एग्जाम्स में, इतना ध्यान रख लीजिए, बाकी चीजें अपन कंफ्यूज करके नहीं पढ़ेंगे। अब नेक्स्ट एक मैनिटोल का एग्जांपल और देख लेते हैं, आपको अच्छे से पता होगा। मैनिटोल भी इसी प्रिंसिपल पे काम करता है। अपने क्या होता है, ब्रेन के अंदर इडीमा होता है, क्या होता है, सेरेब्रल इडीमा। क्या होता है, सेरेब्रल इडीमा। सेरेब्रल इडीमा इट मींस आईसीपी बढ़ा हुआ है। सेरेब्रल इडीमा इट मींस आईसीपी, इंक्रीज आईसीपी, आईसीपी बढ़ा हुआ है। सेरेब्रल इडीमा का मतलब है आईसीपी बढ़ा हुआ है। आप क्या देते हैं, मैनिटोल देते हैं। क्या देते हैं, मैनिटोल। जब आप मैनिटोल देते हैं तो मैनिटोल कैसा होता है, 20% जो मैनिटोल होता है वो कैसा होता है, मैनिटोल हाइपरटोनिक सॉल्यूशन है। कैसा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। मैनिटोल कैसा है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। और ये क्या करेगा वहां जाके, और इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक डायूरेटिक बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक डायूरेटिक। तो ये ब्रेन के अंदर जाएगा वेसल्स में और क्या कराएगा, ऑस्मोसिस करवाएगा। मतलब जो सेरेब्रल एडिमा हो रखा है, एडिमा मतलब जहाँ फ्लूइड कलेक्ट है ना, वेसल्स स्वेलिंग कर रखी है, तो वहां से जो फ्लूइड को क्या कर लेगा, अपने अंदर खींच लेगा, वेसल्स के अंदर खींच लेगा, और क्या करेगा, ब्लड वेसल में ले आएगा। ब्लड वेसल में ले आएगा तो अब क्या है, दूसरा इसका जो फंक्शन होता है मैनिटोल, ऑस्मोटिक डायूरेटिक, इसीलिए इसको बोलते हैं। ऑस्मोसिस करवाया, उसके बाद में ये डायूरेसिस करवाएगा। तो क्या होता है, ऑस्मोटिक डायूरेसिस कौन होता है, मैनिटोल होता है। तो पहले तो इसने क्या किया, ऑस्मोसिस करवाया, उसके बाद में क्या करवा रहा है, डायूरेसिस करवा रहा है। तो ये ऑस्मोटिक डायूरेसिस कहलाता है, और क्या हो जाएगा, आईसीपी कम हो जाएगा, क्योंकि ये इसी फंडे पे काम किया इसने। तो वहां पे क्या, इंट्रा क्या था, इंट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट से क्या हुआ, एक्स्ट्रा सेलुलर कंपार्टमेंट में फ्लूइड को शिफ्ट किया। किसने शिफ्ट किया, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। तो सीधा सीधी सी बात है, आपको क्या है, इंटरस्टिशियल, इंटरस्टिशियल या इंट्रासेल्युलर से आपको शिफ्ट कराना है, कहां पे, एक्स्ट्रा सेल्युलर में। फ्लूइड कौन सा दोगे, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। कौन सा दोगे, हाइपरटोनिक। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन कौन कौन सा होता है, एक तो मैनिटोल होता है, और NH3%। NH3% भी क्या है, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। तो ये कुछ आपका फ्लूइड के बारे में। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं पेपर के बारे में। हाँ जी, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी इन मैनिटोल, है ना, बीपी मॉनिटरिंग या यूरिन आउटपुट। तो नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी जो रहेगी वो आपका इफेक्टिवनेस देखना है अगर मैनिटोल का, तो आपका क्या रहेगा, यूरिन आउटपुट रहेगा। यूरिन आउटपुट रहेगा इफेक्टिवनेस देखने के लिए मैनिटोल का। लेकिन नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी है वो आपका बीपी मॉनिटरिंग रहेगा। ठीक है, बीपी मॉनिटरिंग, नर्सिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी। अगर ड्रग्स का इफेक्टिवनेस देखना रहेगा तो वो यूरिन आउटपुट रहेगा। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। वेरी गुड, इफेक्टिव तरीके से इस ऐप का, इस फंक्शन का यूज लिया है काजल ने, वेरी गुड, इट्स रियली अप्रिशिएटेड। चलिए नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपने लगभग लिखे हुए सारे टॉपिक हो चुके हैं, स्पेशली जो पढ़ाने थे वो हो गए हैं। अब अपन ये देखते हैं कि आपको पेपर कैसे करना रहेगा, है ना। तो एक मिनट,